गवर्नमेंट कॉलेज इटावा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कुमारी विश्वकर्मा, BA पार्ट 3, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, पेपर फर्स्ट, सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, यूनिट 3 के अंतर्गत हमने पिछले ई कंटेंट में अनुसूची की अर्थ एवं परिभाषा को पढ़ा था और आज इसी के बढ़ते क्रम में हम अनुसूची के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूल। अनुसूची के उद्देश्य के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े संकलन करने में अधिकतर इस प्रविधि का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें साक्षात्कार और अवलोकन पूरक प्रविधियों का कार्य करती हैं तथा इसका उद्देश्य ही अध्ययन को अधिक गहन, सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक बनाना है। अनुसूची के प्रमुख उद्देश्य निम्न इस प्रकार हैं। प्रथम है अवलोकन में सहायता प्रदान करना, हेल्पफुल इन ऑब्जर्वेशन। अनुसूची का उद्देश्य अवलोकनकर्ता की निरीक्षण क्षमता को बढ़ाना है तथा अवलोकन को अधिक वैज्ञानिक बनाना है, क्योंकि यह प्रविधि वस्तुनिष्ठ अभिलेख एवं अनिवार्य सूचना संकलन करने में विशेष रूप से सहायता प्रदान करती है। अनुसूची को भरने के लिए अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाता है और आमने सामने की स्थिति में वह उस अनुसूची को प्रश्न पूछता जाता है उत्तरदाता से और स्वयं अनुसंधानकर्ता अपने हाथों से भरता है। उस अध्ययन क्षेत्र में जाने के कारण वह अवलोकन करता है, यानी कि अपनी आँखों द्वारा आसपास की परिस्थिति और समस्या से जुड़े हुए सभी चीज़ों को अच्छे से अवलोकित करता है। तो इससे अच्छी और समस्या से संबंधित सही आंकड़े उपलब्ध हो पाते हैं। यह अवलोकनकर्ता को विभिन्न पहलुओं के बारे में अवलोकन का अवसर प्रदान करने अध्ययन को अधिक विश्वसनीय बनाती है। अतः यह अवलोकन में निम्न प्रकार से योगदान प्रदान करती है। यह प्रविधि निरीक्षणकर्ता की अवलोकन क्षमता को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। कहने का मतलब यह है कि अनुसूची ही एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है और वह वहाँ जाकर सब चीज़ों का अवलोकन करता है। तो इस प्रकार उसके अवलोकन की क्षमता को बढ़ावा मिलता है। यह प्रविधि निरीक्षण को उद्देश्य के अनुरूप बनाती है। यह प्रविधि निरीक्षण को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाती है। यह प्रविधि निरीक्षण परिमाणों का प्रमापीकरण करने में सहायता प्रदान करती है। हम अनुसूची का दूसरा उद्देश्य इस प्रकार है, अध्ययन को गहन एवं अधिक अर्थपूर्ण बनाना, टू मेक स्टडी इंटेंसिव एंड मोर मीनिंगफुल। अनुसूची क्योंकि
निरीक्षण एवं साक्षात्कार प्रविधियों को भी अपने में सन्निहित करती है। अतः यह अध्ययन को अन्य प्रविधियों की अपेक्षा अधिक गहन एवं अर्थपूर्ण बनाने में सहायक है। अनुसूची का तीसरा उद्देश्य है मूल्यांकन अध्ययनों में सहायता प्रदान करना, हेल्पफुल इन इवैल्यूएशंस स्टडीज़। अनुसूची का उद्देश्य मूल्यांकन अध्ययनों में सहायता प्रदान करना है। इसमें हम सूचनादाताओं के मतों, रायों, रुचियों, अभिमतियों, मनोवृत्तियों तथा विचारों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं एवं समानताओं का पता लगा सकते हैं, अर्थात उनमें मूल्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अनुसूची का चौथा उद्देश्य है सभी प्रकार के आंकड़े संकलन करने में सहायता प्रदान करती है, हेल्पफुल इन कलेक्शंस ऑफ ऑल टाइप्स डेटाज। अनुसूची केवल प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में ही सहायता प्रदान नहीं करती है, अपितु प्रलेखीय या ऐतिहासिक आंकड़े संकलन में भी सहायक है। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची या प्रलेख अनुसूची द्वारा हम द्वितीय आंकड़ों का भी संकलन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अनुसूची का प्रयोग हम प्राथमिक और द्वितीय दोनों ही तरह के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कर सकते हैं। अब हम इसी के बढ़ते क्रम में अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। अनुसूची का निर्माण करना एक कठिन कार्य है। इसकी रचना क्योंकि अनुसंधान की समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रमाणित, आवश्यक एवं व्यवस्थित सूचना संकलन करने के लिए की जाती है। अतः इसका निर्माण करने से पहले समस्या की प्रकृति तथा इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है, ताकि इसमें समस्या के अनुरूप प्रश्नों को सम्मिलित किया जा सके। अनुसूची की रचना की संपूर्ण प्रक्रिया को हम अपनी सुविधा के लिए निम्नलिखित चरणों में विभाजित कर सकते हैं। अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया का पहला बिंदु है समस्या का ज्ञान, नॉलेज अबाउट प्रॉब्लम। अनुसूची का निर्माण का प्रथम चरण अनुसंधान की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। हम जिस समस्या को लेकर अध्ययन कर रहे हैं, पहले हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अनुसूची का निर्माण सही प्रकार से कर पाएंगे। यदि समस्या के विभिन्न पहलू ही स्पष्ट नहीं हैं, तो हो सकता है कि अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाएं। अतः अनुसूची की रचना करने से पहले अनुसंधानकर्ता को यह पता होना चाहिए कि समस्या की प्रकृति कैसी है, इसके विभिन्न पक्ष कौन से हैं, किस पक्ष को कितना अधिक महत्व देना चाहिए, किस पक्ष को कितना कम महत्व देना चाहिए।
इसी प्रकार अनुसूची के निर्माण की दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रश्नों की रचना पर भी ध्यान देना चाहिए। कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वेश्चंस। अनुसूची का दूसरा चरण अनुसंधान की समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में वास्तविक प्रश्नों की रचना करना है। यदि विभिन्न पहलू ही स्पष्ट नहीं हैं तो फिर अनुसंधानकर्ता को यह निर्णय लेना चाहिए कि इन पहलुओं के बारे में किन प्रश्नों से सूचना प्राप्त की जा सकती है। इस चरण में प्रत्येक पहलू को अनेक भागों एवं उपभागों में विभाजित करके उनके बारे में जितने भी प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है किया जाना चाहिए। यदि कुछ पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में प्रत्येक प्रश्नों द्वारा सूचना एकत्रित करना कठिन है तो उनके बारे में अप्रत्यक्ष प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि जो प्रश्न ठीक नहीं लगे उन्हें इसी चरण में निकाल सकें। कई बार हम समस्या संबंधी ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सूचनादाता देना ठीक तरह से नहीं दे पाता है और उसका संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनमें सही नहीं एकत्रित कर पाते, तो ऐसी स्थिति में अप्रत्यक्ष प्रश्नों का चुनाव करें और जो प्रश्न समस्या से संबंधित नहीं है या उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित नहीं करवा रहे हैं उन प्रश्नों को अनुसूची से निकाल देना चाहिए ताकि हमारे अनुसंधान समस्या से संबंधित जो आंकड़े हैं वह हमें सही प्राप्त हो सके और हमारा अनुसंधान सुचारू रूप से सही तरीके से हो सके। अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया का तीसरा चरण है प्रश्नों की जो भाषा और क्रम होते हैं वह भी व्यवस्थित होने चाहिए। लैंग्वेज एंड सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। अनुसूची का निर्माण का तीसरा चरण प्रश्नों की स्पष्टता एवं क्रम के निर्धारण से संबंधित है। प्रश्नों की भाषा यथावत सरल रखनी चाहिए ताकि उत्तरदाता को समझ आए। अगर हम उसकी भाषा कठिन रखेंगे तो उत्तरदाता को समझ नहीं आएगी और वह सही तरह से हमें उत्तर नहीं दे पाएगा और हमें जो आंकड़े एकत्रित करने होते वह भी सही एकत्रित नहीं हो पाएंगे ताकि सूचना उन्हें एक समान अर्थ में समझ सके। साथ ही प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाना चाहिए। प्रश्नों का क्रम इतना अधिक व्यवस्थित होना चाहिए कि इसमें आंतरिक संबंधता आ जाए ताकि सूचनादाता प्रत्युत्तर देते समय यह अनुभव करे कि उसमें धीरे धीरे अनुसंधान की समस्या के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी प्रकार अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया का चौथा चरण है प्रश्नों की वैधता की जांच करना। टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नों का स्पष्ट निर्माण कर लेने तथा इन्हें एक व्यवस्थित क्रम में लिख लेने के बाद चौथा चरण प्रश्नों की वैधता की जांच होना चाहिए। अभी तक हमने समस्या का ज्ञान के बारे में पढ़ा, प्रश्नों की रचना किस प्रकार से करनी चाहिए इसके बारे में पढ़ा, प्रश्नों की भाषा कैसी होनी चाहिए और उन्हें किस तरह से क्रम में जमाना चाहिए ताकि हमारी अनुसूची सही बन सके। अभी तक इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं प्रश्नों की वैधता की जांच करना। इनकी जांच जिस समग्र का अध्ययन किया जा रहा है उसमें से कुछ उत्तरदाताओं का चयन करके भी की जा सकती है। कहने का मतलब यह है
कि हम जिस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, हमने जितने सैम्पलिंग लिए हैं या जितने हम समस्या से संबंधित इकाइयों का चयन कर रहे हैं, उसमें से कुछ संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का चयन करके भी हम इन अनुसूची के प्रश्नों, अनुसूची की वैधता की जांच कर सकते हैं। उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी अनुसूची सही बनी है या इससे संबंधित जो समस्या से संबंधित प्रश्न हैं वह सही है या नहीं है, इन्हें अनुसूची में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसके लिए सूचनादाता संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों या कहने का मतलब है सूचनादाता का चयन करके भी हम इस प्रश्नावली को भर सकते हैं। जिन प्रश्नों को समझने में उत्तरदाताओं को किसी प्रकार की कठिनाई हो रही हो और उनकी भाषा ठीक कर दी जानी चाहिए। कहने का ये कि हमने उनसे क्वेश्चन पूछा, उनकी लैंग्वेज अलग है और वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उनकी भाषा सरल कर देनी चाहिए ताकि सामने वाले उत्तरदाता को समझ में आए और हमें वह सही जानकारी दे पाएँ। अस्पष्ट प्रश्नों को अनुसूची से निकाल दिया जाना चाहिए तथा प्रश्नों से एकत्रित सूचना का एक बार मूल्यांकन करके वह देख लेना चाहिए कि विभिन्न पहलुओं के बारे में जो आवश्यक सूचनाएं चाहिए वह इन प्रश्नों से प्राप्त हो रही है या नहीं। अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया का 5वां चरण है अनुसूची की बाह्य आकृति, लेआउट ऑफ शेड्यूल। अनुसूची का निर्माण का हमने आंतरिक तो पढ़ ही लिया है कि प्रश्न कैसे होने चाहिए, समस्या से संबंधित होने चाहिए, भाषा क्रम और उनकी वैधता की भी हमने जांच कर ली। अब हम उसके बाह्य स्वरूप की ओर अपना आप लोगों का ध्यान आकर्षित करती हूँ। अनुसूची का निर्माण करते समय इसके बाह्य आकृति का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रश्नों की वैधता की जांच कर लेने के पश्चात जिन प्रश्नों को अनुसूची में सम्मिलित करना है उन्हें अच्छे एवं आकर्षक कागज पर छपवाया जाना चाहिए। अनुसूची का आकार सामान्य रूप से 8.5 × 11 इंच का होना चाहिए, यानी कि जो हम कागज प्रयोग कर रहे हैं अनुसूची के लिए वह कागज सुंदर, आकर्षक, थोड़ा सा मोटा, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका कलर जल्दी ख़राब नहीं होना चाहिए, अच्छा कागज होना चाहिए और उस कागज की एक साइज़ जो है वो फिक्स होती है, 8.5 × 11 इंचेस होना चाहिए, परंतु इसे सुविधा अनुसार कम या अधिक भी हम कर सकते हैं। कागज़ के साथ साथ छपाई भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी गिर गया तो उसकी छपाई खराब हो गई है, क्योंकि कई बार हम अनुसंधान क्षेत्र में जाते तो कहीं परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है, जैसे कि बारिश आ गई या कभी पानी ही गिर गया या कुछ भी हो गया, लंबे समय तक अनुसूची पड़ी रहे तो धीरे धीरे उसका कलर फेड होने लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसका कागज़, उसकी रंगाई, छपाई, उसका आकार सब व्यवस्थित और सुचारू और सुंदर होना चाहिए। इसी के साथ हमने अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया को भी पढ़ लिया है, उसके बाह्य स्वरूप को भी पढ़ लिया है, उसके आंतरिक स्वरूप को पढ़ लिया। अब हम अनुसूची की अंतर्वस्तु की ओर में आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। कंटेंट्स ऑफ शेड्यूल, अनुसूची की अंतर्वस्तु। अनुसूची का निर्माण करते समय उसके बाह्य आकृति के साथ साथ इसके अंतर्वस्तु के बारे में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनुसूची की अंतर्वस्तु को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक भाग, इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसमें अन्वेषण की संपूर्ण जानकारी होती है एवं सूचनादाता के बारे में सामान्य सूचना प्राप्त करने के बारे में कुछ प्रश्न होते हैं, जिनसे उनका नाम, आयु,
लिंग, जाति, शिक्षा, पारिवारिक जीवन तथा परिवार की आर्थिक स्थिति इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। समाजशास्त्र अन्वेषण में सभी अनुसूचियों का प्रारंभिक भाग लगभग एक जैसा होता है। जब हम अनुसूची बनाते हैं तो हमें जिस अनुसंधान क्षेत्र में जा रहे हैं और जिससे संबंधित इकाइयों का हम चुनाव कर रहे हैं उनकी बारे में भी हमें उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो जनरल सभी को याद होनी चाहिए, उसके बारे में भी क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए, जैसे कि उनकी नाम, आयु, लिंग, जाति, पारिवारिक जीवन, परिवार की आर्थिक स्थिति आदि के बारे में भी हमें उसमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जो कि जनरली सभी अनुसूची में ये वाला भाग पाया जाता है। अब है सेकंड पॉइंट, मुख्य भाग, मेन बॉडी। इसमें समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। यह अनुसूची का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, अतः इसका निर्माण विशेष सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। यदि विभिन्न पहलुओं के शीर्ष या उपशीर्ष लिखने जरूरी हो, उन्हें भी लिखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है साक्षात्कारकर्ता के लिए सामान्य निर्देश, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यूज। इसमें साक्षात्कारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने संबंधी सामान्य निर्देश होते हैं। यदि अनुसूची द्वारा सूचना संकलन करने से पहले साक्षात्कारकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर भी इस भाग में सामान्य निर्देश दिए जा सकते हैं ताकि वह अवलोकन द्वारा प्राप्त अतिरिक्त सूचना को लेखबद्ध कर सके। अब बच्चों, आज आपको मैंने अनुसूची के बारे में बहुत कुछ पढ़ा दिया है। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।